हेलो फ्रेंड्स, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या रिटर्न मिल रहा है। यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है करीबन 12% के एवरेज रिटर्न मिल रहा है। हम अगर निफ्टी की बात करें यानी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स की बात करें, वो एवरेज रिटर्न सिंस इंसेप्शन 12% के करीब दिया है। तो ऐसे ही अगर इंडियन मार्केट के अलावा आप अगर बाहर में कहीं अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें यूएस की, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा मिलता है, इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। जबकि हम अगर यूएस मार्केट की इंडाइसेस की बात करें, जैसे नस्डैक हो गया या एनवाईएस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का नस्डैक हो गया, या तो आपका S&P 500 हो गया, इन लोगों का जो रिटर्न है, ये जो इंडेक्स का रिटर्न है इंडाइसेस का, इसका इंडियन इंडाइसेस से ज़्यादा होता है। तो ये क्यों होता है और इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडिया के अलावा हम बाहर भी क्यों अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। वाई इंडियन इन्वेस्टर नीड टू टेक ए लुक एट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी बियॉन्ड इंडिया क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका 3 रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे पहला रीजन ये है कि विनर्स कीप रोटेटिंग अक्रॉस द ज्योग्राफीज। हम अगर देखें रिटर्न का जहाँ तक सवाल है, 2011 में यूएस में रिटर्न दिया था 21% का रिटर्न दिया था, जबकि इंडिया मार्केट में नेगेटिव 20% था। और 2012 में 19% रिटर्न दिया था यूएस मार्केट में, जबकि इंडिया में 32% रिटर्न मिला था। और ऐसे 2013 की बात करें 50% रिटर्न मिला था यूएस मार्केट में, जबकि इंडियन मार्केट में 15% रिटर्न मिला था। और 2014 की बात करें तो यूरोप में नेगेटिव रिटर्न था, जबकि इंडिया में 28% रिटर्न का था, यूएस में 16% का रिटर्न था। और हम अगर 2018 की बात करें, चाइना में 11% का नेगेटिव रिटर्न था, जबकि यूएस में 4% का रिटर्न था, जबकि इंडिया में 0% का रिटर्न था। और 2019 की बात करें तो 26% रिटर्न दिया था चाइना में, और यूएस ने 34% रिटर्न दिया था, और जबकि इंडिया में 4% का रिटर्न दिया था। और 33% यूएस में था 2020 की बात करें, और चाइना ने दिया था 33% 33% रिटर्न, जबकि यूएस ने दिया था 24% का, जबकि इंडिया ने 11% का रिटर्न दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि विनर्स जो होते हैं रोटेट करते हैं, यानी हर ये जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज का, वो अपने तरीके से मूवमेंट करते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे होते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो हमें अगर अलग कंट्री या जैसे यूएस की बात करें, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड, यानी वर्ल्ड वाइड जितने इंडाइसेस हैं वो सेम परफॉर्म नहीं करते हैं। कोई पॉजिटिव रहता है, कभी कोई नेगेटिव होता है, यानी इनका कोरिलेशन नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं इंडाइसेस वर्ल्ड वाइड। तो इसलिए हम अगर उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग इंडाइसेस में वर्ल्ड वाइड अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। और सेकेंड रीजन ये है कि इसमें आईएनआर का बेनिफिट, डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर का बेनिफिट आप इसमें उठा सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर यूएस का डॉलर और इंडियन रूपी का अगर हम देखें, इसका डेप्रिशिएट हर साल इंडियन रूपी करीबन 3% के आसपास डेप्रिशिएट करता है, हर साल डेप्रिशिएट करता है। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आप इसमें उठा सकते हैं। आप अगर यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रूपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और तीसरा ये होगा कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप अलग अलग, क्योंकि हमने बताया कि जैसे कोरिलेशन होता है, नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं अलग अलग कंट्रीज का इंडाइसेस, नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, तो एक वेल डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, और आपको वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो ये 3 रीजन बेसिक होता है हम क्यों बाहर में इन्वेस्टमेंट करें, इंडिया के अलावा और दूसरे कंट्रीज में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ तक ये कोरिलेशन की सवाल है, चाइना का इंडिया मार्केट इक्विटी मार्केट के साथ 0.30 का कोरिलेशन है, जबकि यूरोप का 0.32% का है, जबकि वर्ल्ड का 0.25% है, और यूएसए का 0.16% है। इसीलिए लोअर कोरिलेशन कैन लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंट्री रिस्क। जैसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग रिस्क होता है, इंटरनल रिस्क होता है, तो उसके लिए आपको अगर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं अलग अलग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट का, तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मिराई एसेट ने जो एनवाईएसई
NYSE फैंग प्लस ETF लॉन्च करने जा रही है। इसके साथ साथ मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड, यानी दोनों फंड एक साथ लॉन्च करने जा रही है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं फैंग प्लस क्या होता है, फैंग प्लस इंडेक्स क्या होता है। जैसे फैंग के नाम से पता चलता है, फैंग यानी फेसबुक, ए फॉर अमेजन, एन फॉर नेटफ्लिक्स और आपका जी फॉर गूगल, यानी इन 4 कंपनियों को लेके पहले एक इंडेक्स बनाया गया था। जब बाद में इसमें और कई सारे स्टॉक ऐड हुए, यानी 10 और 6 कंपनियां इसमें ऐड हुए हैं, इसलिए इसको फैंग प्लस बोला जाता है। यानी इसमें 10 कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड वाइड है, जो कि खास करके काम करते हैं अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। जैसे हम अगर बात करें सोशल मीडिया की, ई-कॉमर्स की बात करें, जो इनोवेटिव लीडर्स होते हैं, ये इसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक्सपोजर मिलता है ग्लोबल इनोवेटिव लीडर्स से। जैसे कि हम अगर बात करें, जो कंपनियां स्ट्रीमिंग में काम करती हैं, सर्च इंजन में काम करने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम करने वाली, ऑनलाइन शॉपिंग में काम करने वाली, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है ये फैंग प्लस इंडेक्स। तो ये फैंग प्लस इंडेक्स में क्या क्या कैप्चर करता है, करंट मेगा ट्रेंड को कैप्चर करती है। इन्हीं कंपनियां जो इसमें इंक्लूडेड है वो मेगा ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। जैसे ई-कॉमर्स की बात करी मैंने, इंटरनेट सर्फिंग का, उसके बाद स्ट्रीमिंग का, गेमिंग का, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़ का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, डाटा सेंटर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये जितने सारे नए ट्रेंड्स है, इन्हीं कंपनियों में ये नए ट्रेंड को पकड़ के ये लोग काम करते हैं। यानी फैंग प्लस जो कंपनियां हैं वो कैप्चर करते हैं ये मेगा ट्रेंड को। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी फ्यूचर गियर फॉर द फ्यूचर कैसे करते हैं काम। जैसे हम अगर बात करें, इसमें टॉप 50 जो इनोवेटिव कंपनीज हैं उसमें 2020 का, उसमें कौन कौन से आते हैं टॉप 50 कंपनियों में। पहला रैंकिंग में आता है यूएसए का एप्पल आता है, दूसरे पे आता है अल्फाबेट यानी यूएस का अल्फाबेट यानी जो गूगल कंपनी है उसका पेरेंट कंपनी है, अमेजोन आता है। ऐसी 50 कंपनियां जैसे फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सारी कंपनियां जो है 50 इनोवेटिव कंपनीज, यानी इनका जो इनोवेशन में वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। जैसे हम अगर बात करें कौन कौन सी कंपनियां कितनी इनोवेटिव है, डिस्ट्रप्शन में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये फोकस करते हैं ज़्यादातर सीरियल इनोवेशन में और डिस्ट्रप्शन में। जैसे हम अगर R&D की बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, 2018 की USD में अगर बात करें $billion में, अमेजन ने $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अपना इनोवेशन में और डिस्ट्रप्शन में इन्वेस्टमेंट किया था। जबकि अल्फाबेट ने $16 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया था अपना R&D में, और फेसबुक 8% किया था, $8 बिलियन का किया था, जबकि एप्पल ने $12 बिलियन का किया था और अलीबाबा ने $4 बिलियन का किया था। सो फोकस टू कीप एन आई ऑन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये जो कंपनियां हैं ये हमेशा नज़र रखते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। जैसे हम अगर बात करें, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, और ऐसे कई कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारे कंपनियों को टेक ओवर किए हैं, या तो कुछ कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अपना हिस्सा खरीदा है कुछ कंपनियों में। सो डिस्ट्रप्शन चेंज बट प्रोड्यूस द डिस्ट्रप्शन आर कंस्टेंट NYSE फैंग प्लस इंडेक्स। यानी ये फैंग प्लस NYSE फैंग प्लस इंडेक्स में इन्हीं कंपनियां होते हैं जो either they acquired any company, the other companies or invested in other companies। जैसे हम अगर बात करें NYSE फैंग प्लस पहले का जो इंडेक्स था, इसमें 4 कंपनियां थी। जैसे मैंने बताया कि फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये 4 कंपनियां थी। बाद में ये बढ़ के 10 कंपनियां हो गई, यानी और 6 कंपनियां ऐड हो गई। ये लोग जो पहले इनोवेटर थे, लीडर ऑफ इनोवेटर, वो किस में इनोवेशन किए थे? पहला इंटरनेट में किए थे, कंप्यूटर में, उसके बाद लैपटॉप में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये इनोवेशन ओरिजिनल इनोवेटर्स ये होते हैं। अगर इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया और अमेजन हो गया, उसके बाद फेसबुक हो गया। वर्तमान अभी जो फिलहाल जो करेंटली जो लीडर्स है, प्रेजेंट लीडर्स है इनोवेशन में, वो है कंप्यूटर गेमिंग में काम करने वाली कंपनियां, ग्राफिक्स में काम करने वाली, सोशल मीडिया में काम करने वाली कंपनियां और ई-कॉमर्स में काम करने वाली कंपनियां, या तो स्ट्रीमिंग में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इन्हीं सारी थीम में काम करने वाली कंपनियां जो अभी का लीडर है। तो लीडर को हमेशा इनोवेशन करना होता है।
तो आइए जानते हैं इसका कौन कौन से फ्यूचर में कौन कौन से इनोवेशन यानी कौन कौन सी थीम में काम करने वाली कंपनियां आगे चलने वाली कंपनियां हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेशन व्हीकल, और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं थीम में अगर जो कंपनियां काम करती हैं वो आगे जाके ग्रोथ करेगी या लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल ग्रोथ देने वाली कंपनियां होंगी। जैसे फैंग प्लस स्टॉक्स की हम अगर बात करें, ये इनोवेशन करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम अगर ट्विटर की बात करें, ट्विटर जो है वो पैसा कई जगह से कमाती है। पहले जो होगा वो एडवर्टाइजिंग से कमाती है, प्रमोशनल ट्वीट से कमाती है, देन प्रोमोटेड अकाउंट से कमाती है, प्रोमोटेड ट्रेंड से, डाटा लाइसेंसिंग रेवेन्यू, फायरवॉल एंड सर्च इंजन, इसलिए कई सारे रिसोर्सेस है जो पैसा कमाने के लिए ट्विटर का है। ऐसे अगर हम टेस्ला की बात करें, टेस्ला जो एक इनोवेटर है, इसका जो पहला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसने ही शुरू किया था, और ये कार मैन्युफैक्चरर है, कार प्रोडक्शन करती है और कार बैटरी भी बनाती है, जो कि आपका चार्ज पॉइंट्स भी बनाती है सोलर एनर्जी को यूज़ करके, और ऐसी कई सारे इंटर रिलेटेड काम करती है जिसको इनोवेशन करके ये बनाती है कंपनियां। जैसे टेस्ला की बात करें, चार्ज पॉइंट है, तो चार्ज पॉइंट कार बैटरीज भी बेचती है, कार प्रोड्यूस करती है खुद कंपनियां, तो ये कई सारी चीज़ें करती हैं। और अल्फ़ाबेट की अगर बात करें, गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। गूगल के अलावा ऐसा क्लाउड्स में काम करती है, मैप्स है इसका, एंड्रॉयड ऐप है इसका, यूट्यूब भी गूगल का ही है, पिक्सल है, ये कई सारी सेक्टर में काम करती है, कई सारी जगह ये काम करती है, अलग अलग इनोवेशन करके अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं। तो ऐसे हम अगर टोटल बात करें, टोटल मार्केट कैप ऑफ NYSE फैंग प्लस का जो टोटल मार्केट कैप है इंडेक्स का, वो करीबन 3 टाइम्स इंडियन BSE का जो मार्केट कैप है, इंडियन इक्विटी मार्केट का BSE में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसका जो मार्केट कैप है उसका 3 गुना है। तो आप इसमें समझ में आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना बड़ा ह्यूज मार्केट है। जबकि यूएस मार्केट में आपका 3 टाइम्स BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो हम अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है जो कि $2 ट्रिलियन है, जबकि अमेजन का $1.6 ट्रिलियन है, जबकि गूगल का $1.4 ट्रिलियन है। और इसमें जो इंडाइसेस है या फैंग प्लस इंडेक्स में जो थीम जो आपका 50% जो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल से 30% और कम्युनिकेशन से 20%। अगर NYSE फैंग प्लस इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जितने सारी इंडाइसेस है वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली ये इंडेक्स है। जैसे हम अगर बात करें इसका रिटर्न का कंपेयर करें 2014 से 2021 यानी 7 साल के अंदर इसने निफ्टी को बीट किया है रिटर्न में। निफ्टी का जो रिटर्न देखा गया है, अगर 1000 रुपये अगर इसका बेस्ट प्राइस लिया जाए तो 2014 से लिया जाए 1000 रुपये का बेस्ट प्राइस, इसका निफ्टी का इंडेक्स अगर बढ़ के इसका वैल्यूएशन हुआ है 19,1933, जबकि S&P 500 का इंडेक्स का वैल्यू बढ़ के 1000 रुपये का बढ़ के 2590 हुआ है, और नस्डैक 100 इंडेक्स का वैल्यूएशन हुआ है 4060 हुआ है, जबकि NYSE फैंग प्लस इंडेक्स का रिटर्न दिया है यानी वैल्यूएशन हुआ है 8253 करोड़ का, 8257 करोड़ का इसका रिटर्न दिया है। तो इसका इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म किया है, और जितने सारे इंडाइसेस हैं उसका अगेंस्ट में ये आउट परफॉर्म किया है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ईयर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं इसका क्या रिटर्न दिया है, अलग अलग इंडाइसेस से क्या ज़्यादा रिटर्न दिया है। जैसे हम अगर बात करें रिटर्न INR में, रिटर्न की इंडियन रुपीज़ में इसका रिटर्न की बात करें, इसका 1 साल का परफॉर्मेंस जो है 105.3% का रिटर्न दिया है NYSE फैंग प्लस, जबकि नस्डैक 100 ने 55.6% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने दिया है करीबन 31.3% का, जबकि INR USD का जो रिटर्न है 1.2% है। तो दूसरे साल की बात करें तो इसमें NYSE फैंग प्लस
इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 65.9%, जबकि नस्डैक 100 ने 38% दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने दिया है 17.3%। अब डॉलर का जो एप्रिसिएशन हुआ है डॉलर का वो 1.3% का है। जब तीसरे साल की हम अगर बात करें तो तीसरे साल में यानी था 3 ईयर का रिटर्न जो है 42.8% रिटर्न दिया है जब NYSE फैंग प्लस ने, जबकि नस्डैक ने 29.6% रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 12.9% रिटर्न दिया है। ऐसे हम अगर देखें सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से अगर देखें नवंबर 14 से अगर देखें तो इसका रिटर्न जो है करीबन 38.8% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल का रिटर्न 46.8% दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका 38.8% रिटर्न दिया है, यानी करीबन 7 साल में ये 38.8% का एवरेज रिटर्न दिया है। और जबकि नस्डैक ने इसको 24.3% रिटर्न मिला है और निफ्टी में 10.8% का रिटर्न मिला है, जबकि INR USD में 2.9% का रिटर्न मिला है। ये इसमें हमें ये समझ में आ गया है कि नस्डैक से भी ज़्यादा रिटर्न ये दे रही है फैंग का जो NYSE फैंग प्लस इंडेक्स है ये आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि NYSE फैंग प्लस इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक है, कौन कौन से सेक्टर एलोकेशन इसका है। जो पहला जो सेक्टर एलोकेशन यानी इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 46% है, इंटरैक्टिव मीडिया एंड सर्विसेज से 46.1% है, जबकि इंटरनेट एंड डायरेक्ट मार्केटिंग रिटेल का 17.1% का कंट्रीब्यूशन है, जब एंटरटेनमेंट का 9.4% का है और सेमीकंडक्टर एंड इट्स इक्विपमेंट का 9.3% है, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर स्टोरेज एंड पेरिफेरल का 9.1% है, जबकि ऑटोमोबाइल्स का है 9.1% का है। जबकि हम अगर इसकी फैंग प्लस की जो 10 कंपनियां हैं उसकी वेटेज की बात करें तो इसमें बाइडू का सबसे ज़्यादा है 14.4% का है, ट्विटर का 12.1% का है, अल्फाबेट का 11.0 का है, नेटफ्लिक्स का है 9.4% का, एनवीडिया का 9.3% का, एप्पल का 9.1% का है, टेस्ला का 9.17 का है, जबकि अमेजन का 8.9% है, जबकि फेसबुक का 8.6 है और एलीबाबा का 8.3% का है। तो ये है वेटेज, ये जो 10 कंपनियां हैं फैंग प्लस में आते हैं इनका वेटेज क्या क्या है ये समझने की कोशिश किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो NYSE में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फैंग प्लस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या मिराई एसेट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? क्या थ्रू मिराई एसेट फैंग प्लस ETF एंड फंड हम इसमें करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है अपने को? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं वाई मिराई एसेट, NYSE फैंग प्लस ETF एंड FOF ये दोनों फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला जो है ये एक फोकस्ड इक्वल वेटेड एक्सपोजर इन इनोवेटिव कंपनीज लाइक हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड मीडिया कंपनीज, और दूसरा है पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज आर वेल डाइवर्सिफाइड विच आर गियर्ड टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस। तीसरा है प्रोवाइड्स पैसिव इंटरनेशनल एक्सपोजर टू US मार्केट, खास करके US मार्केट में एक्सपोजर आपको मिलता है विद लो कॉस्ट। और चौथा जो है प्रोवाइड्स एवेन्यू टू गेट द बेनिफिट ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन। जहाँ तक रिटर्न के सवाल है, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली इंडाइसेस है जो कि नस्डैक 100 को बीट किया है लॉन्ग रन में और आपका निफ्टी को भी बीट किया है लॉन्ग रन में, और इसमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी मिल रहा है। तो ये 5 रीजन क्यों हमें इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आइए इसका NFO का डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसका डिटेल समझते हैं। मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF ये NFO 19 को ओपन हो रहा है, यानी 19 अप्रैल को ओपन हो रहा है, जबकि 30 अप्रैल को बंद होगा, क्लोज होगा। इसे बेंचमार्क है NYSE फैंग प्लस इंडेक्स INR, और इसका जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, उसके बाद आप 1 रुपये करके मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका टैक्सेशन जो होगा वो डेट के हिसाब से होगा। मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF का NFO का डिटेल जानते हैं। इसका NFO ओपन हो रहा है 19 अप्रैल को और ये क्लोज होगा 3 मई को, और इसका बेंचमार्क जो इंडेक्स है NYSE फैंग प्लस इंडेक्स INR है,
जबकि इसका प्लान्स और ऑप्शंस क्या रहेंगे, इसमें दोनों रहेगा, एक रेगुलर रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, और इसमें ऑप्शंस रहेगा, खाली ग्रोथ ऑप्शन रहेगा, जबकि इसके डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और इसका फंड मैनेजर मिस एकता गाला है, जबकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है, मिनिमम 5,000 और एंड इन मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़। और इसका टैक्सेशन डेट के हिसाब से रहेगा, और इसमें सिप भी अवेलेबल है, सिप का फैसिलिटीज अवेलेबल है, जबकि इसमें मिनिमम 5,000 रुपये जमा करके आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और आपको अगर ऐसे वीडियो अपडेट्स आप अपने अपडेट्स चाहते हैं तो राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। और एक बार इसमें आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह लें। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए अप्रिशिएशन चाहिए तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। लॉन्ग टर्म में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। Thanks for watching my video.